बाप स्वयं एक दफ़ा का जिक्र। मैं रावलपिंडी के एक मज़ाहती गांव में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम मैंने अपने इलाके के हाई स्कूल से ही हासिल की। उस ज़माने में असातिज़ा इकराम का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो हमारी किस्मत में भी इसी तरह के असातिज़ा आए और हमने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया। 458 नंबर लेकर मैट्रिक पास करना, जबकि 510 नंबर पे फर्स्ट डिवीज़न हो तो पता नहीं इसको आप इम्तियाजी नंबर कहेंगे या। लेकिन जिस तरह के हमारे स्कूल और असातिज़ा थे, मैंने कहा कि ये कुछ इम्तियाजी नंबर है। वाले साहब ने कहा आप क्या करना है? मैंने कहा पढ़ने का नहीं कर रहा। कहते हैं इन नंबरों के साथ एडमिशन मिलना मुश्किल है। मैंने बड़ी लिजाजत से कहा, मैंने कहा अब्बा जी कोशिश करें, आप तो माशाल्लाह से दारुल हुकूमत में इतने बड़े महकमे में हैं। अब्बा जी मुस्कुरा दिए और फिर कुछ दिन बाद पता चला कि दारुल हुकूमत के एक बहुत अच्छे कॉलेज में मुझे प्री मेडिकल में दाखिला मिल गया। मैं खुद भी हैरान था, लेकिन वो हैरानी कब ख़त्म होगी जब मैं पहली दफ़ा कॉलेज गया तो पता चला कि कॉलेज शायद दुनिया के दूसरे कोने पर मौजूद है। जाते हुए भी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते, वापसी में भी बसों में धक्के खाते खाते 3-1 घंटे बाद घर पहुंचते। तो फिर मज़ीद कुछ पढ़ने की हिम्मत कहाँ रह जाती। खाना जाना खा के फिर सो जाते। दो साल की इस मेहनत के बाद हमने FSC भी पास कर ली, लेकिन उन नंबरों के साथ किसी मेडिकल कॉलेज में तो गया, किसी मेडिकल स्टोर में भी शायद दाखिला मुमकिन नहीं था। लेकिन हम भी कहाँ हार मानने वाले थे। हमने कहा वाला साहब हम एक दफ़ा FSC का इम्तहान दोबारा देते हैं। वाला साहब ने कहा जैसी आपकी मर्जी। दाखिला भिजवा दिया गया। मैंने पूरे ज़ोरों शोर से तैयारी करके FSC का इम्तहान दोबारा दिया। रिज़ल्ट आया तो पहले से 12 नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज से कम से कम 60-70 नंबर कम। उसके बाद मैंने
मज़ीद आगे पढ़ने का इरादा तर्क कर दिया और घर में बैठ गया। मेरे बड़े भाई तारिक मैट्रिक के बाद कस्बे में ही एक म्यूज़िक सेंटर चलाते थे। मैं उनके पास जाकर बैठने लगा। उन दिनों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो कैसेट्स का बहुत रवाज था। और कैसेट्स में अताउल्लाह खान नियाज़ी, ईसा वेलवी, मंसूर मलंगी, अल्लाह तालुने वाला और इस तरह की बहुत सारी शख्सियात की कैसेट, और फिर हमसाया मुल्क के बहुत सारे गाने तकरीबन 1 साल फरागत में गुजारा। दिन को तारक भाई 2 घंटे के लिए घर चले जाते, तो मैं उनकी दुकान को संभालता। एक दिन बारिश लगी हुई थी, तो तारक भाई घर नहीं गए। ज़ोहर की नमाज के बाद मुझे कहते हैं कि अब्दुल जब्बार ज़रा जाओ और मलिक होटल वाले से 1 पाव पकौड़े और 1 पाव दूध पत्ती का ऑर्डर दे के आ जाओ। मैंने हुक्म की तामील की। तकरीबन 10 मिनट बाद मलिक साहब का मुलाजिम अखबार में लिपटे हुए पकौड़े, 1 चैनक और 2 कप देकर चला गया। होटल वालों के सफाई से तारक भाई हमेशा शाकी रहते, इसीलिए उन्होंने एक जग रखा हुआ था और 1 गिलास। वो जब भी दूध पत्ती मंगाते तो उनके कप बाकायदा खंगालते, या मैं तो समझ कहता हूँ कि उनको धोते। हम दोनों भाइयों ने बारिश को एंजॉय किया, पकोड़े खाए, दूध पत्ती पी। फिर मैं यूं ही इस अखबार में पकोड़े लाए गए थे, मैं उसको देखना शुरू कर दिया। उसकी एक तरफ तो सुल्तान रही मरहूम की बहुत सारी फिल्मों के इश्तहार थे। मैंने उसको पलट कर दूसरी तरफ से देखा तो एक दाखला नोटिस पे नजर पड़ी। लिखा हुआ था कि हमारे इलाके के बहुत ही मारूफ गॉर्डन कॉलेज में बीए और बीएससी के दाखिलों के लिए इंटरव्यू होंगे। ख्वाहिशमंद तालिब इल्म सोमवार वाले दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर दिन 12 बजे तशरीफ लाए। सोमवार वाले दिन में अपनी वायद जीन की पैंट पहनकर जॉगर और एक अच्छी सी शर्ट मैं 12 बजे कॉलेज पहुंच गया। एक साइड पे बीएससी के तलबा के इंटरव्यू हो रहे थे, एक तरफ बीए के।
हमारा इंटरव्यू जिस कमेटी ने लिया उसके सरबराह डॉक्टर वहीद इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा कि कल शाम को नोटिस बोर्ड पे कामयाब तलबा की लिस्ट लगा दी जाएगी। दूसरे दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज गया। नोटिस बोर्ड पे कामयाब उम्मीदवारों की लिस्टें लगी हुई थी, लेकिन मेरा भी नाम उनमें मौजूद था और हमें हदायत की गई थी कि एक हफ्ते बाद क्लासेस शुरू होंगी। कॉलेज में खुशकिस्मती से असातिज़ा इकराम और जो साथी तालिब इल्म थे वो बहुत अच्छे मिले, जिससे पढ़ने में दिल भी लगा रहा और पढ़ाई भी अच्छी होती है। बॉटनी में मियाँ वहीद, ज़ूलॉजी में जाहिद और केमिस्ट्री में प्रोफेसर रहमत। कॉलेज के 2 साल पलक झपकते गुजरे। यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। बॉटनी में बाज़ औक़ात प्लांट कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ जगह पे हमें ले जाया जाता, जैसे जीका गली और मुख्तलिफ जगह पे जहाँ से हम मुख्तलिफ पौधे वगैरह इकट्ठे करके लाते। एक दफ़ा जब हम इस तरह की प्लांट कलेक्शन से वापस आए तो मैंने उसका एक 2 सफ़हात का एक सफ़रनामा सा लिखा जो कॉलेज के न्यूज़ लेटर में छपा। सब ने उसकी तारीफ की। बीएससी में हस्बे मामूल सेकंड डिवीज़न ही आई और नंबर इतने थे कि वाला साहब जब रिज़ल्ट पूछ कर आए तो उन्होंने मुझे कहा कि 3rd डिवीज़न। मैंने कहा नंबर तो बताएं। उन्होंने कहा कि 370। मैंने कहा भाई ये तो अच्छी भली 10 नंबरों के मार्जिन से सेकंड डिवीज़न है। अब भाई जी बहुत खुश हुए। दोबारा उसी दोराहे पे कि अब आगे क्या करना। मैंने कहा भाई जी अब बीएससी कर लिए तो एमएससी कर लेते हैं। कहते हैं एमएससी करनी है तो फिर केमिस्ट्री में करो ताकि तुम्हें आसानी से कोई लेक्चरशिप मिल जाए। मैंने असबात में सारे ला दिए। यूनिवर्सिटी में बहरहाल मैंने बहुत मेहनत की और वाकई यहाँ से इम्तियाजी नंबरों से एमएससी कर ली। एमएससी करने के बाद
नौकरी की तलाश। कुछ दिनों बाद महकमा तालीम का एक इश्तहार आया कि जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट के लिए असातिज़ा इकराम की ज़रूरत थी। उसमें कॉलेजों के लिए केमिस्ट्री, भी एक सब्जेक्ट। मैंने भी दरख्वास्त जमा करा दी। तकरीबन 1 महीने के बाद ये खुशखबरी मिली कि मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन अगले ही लम्हे ये खुशखबरी यूं कबूल हुई कि मेरा पहली ही पोस्टिंग एक दूर दराज के कॉलेज में की। मेरा ख्याल था कि इस दफ़ा MSc में अच्छे नंबर लिए हैं तो शायद महकमा तालीम खुश होकर हमें पिंडी में ही कहीं गॉर्डन कॉलेज असगर मुआया सेरेटोन में खिदमात सर अंजाम देने के लिए रख ले। लेकिन वो ख्वाहिश ही क्या जो पूरी हो जाए। बहरहाल वालदान से डिस्कस किया तो उन्होंने यही कहा कि अगर आप समझते हैं कि ये जगह बहुत दूर और दुश्वार गुजार है तो इंतज़ार कर लीजिए, इतनी देर यहाँ पे किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी एकेडमी में खिदमत सर अंजाम दे लें। मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा अब एक दफ़ा सिलेक्शन हो गई है तो चलें, जो खुदा का मंजूर होगा। फिर एक दिन मैं ज़रूरी सामान लेकर माँ बाप की दुआओं के साथ अपनी नई असाइनमेंट पर रवाना हो गया। ये कॉलेज एक बहुत दूर दराज के शहर में था, लेकिन वहाँ के कौमी असम्बली के मेंबर की खुसूसी तवज्जो की वजह से बहुत खूबसूरत और बहुत स्पेशियस कॉलेज था। इवन के असातिज़ा के फैमिलीज के क्वार्टर, स्टाफ के फैमिली के क्वार्टर, हॉस्टल और हर चीज़ बहुत ही अच्छी बनाई गई। लेकिन मसला यहाँ ये दरपेश आया कि इतने दूर दराज इलाके में सर्व करने के लिए असातिज़ा इकराम बमुश्किल तैयार होते थे। इस वजह से जहाँ पे तकरीबन 25-30 असातिज़ा की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे सिर्फ 8 असातिज़ा इकराम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई। प्रिंसिपल साहब बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत, बारिश चेहरा, हाथ में तकरीबन हर वक्त की तस्वीरें थी और हर बात के जवाब में कहते कि जो अल्लाह को मंजूर। प्रिंसिपल साहब से मिलने के बाद मुझे
हेड क्लर्क साहब ने बताया कि आपका कमरा जो है वो तैयार कर दिया गया है। मैं एक नायब कासद की उम्र अपने कमरे में पहुंचा। कमरा भी बाकी कॉलेज की इमारतों की तरह बहुत अच्छा बना हुआ था। तकरीबन ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। उस दिन आराम करने के बाद अगले दिन मैंने अपनी क्लास ज्वाइन कर ली। शुरू में मैं काफ़ी मायूस हुआ, क्योंकि तालिब इल्मों का भी तालीम की तरफ उस तरह का कोई ज़ौक़ व शौक़ रुझान नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल मैंने अपने तय कोशिश की। मैं इसके साथ साथ ये भी देखता रहा कि बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि सालाना इम्तहानात भी नज़दीक आ रहे थे। पहली चीज़ जो पता चली वो ये थी कि लेबॉर्ट्रियाँ बहुत अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन लेबॉर्ट्रियों के अंदर सामान मतलूबा तादाद में मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तलबा को अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल कराना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। मैंने ये बात अपने साथी साथ से डिस्कस की। उन्होंने कहा इस पे बहुत बातचीत हो चुकी है। महकमा तालीम को भी मुतअद्दिद दफ़ा अप्रोच की गई, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। प्रिंसिपल साहब भी अब मायूस हो चुके हैं और वो मज़ीद किसी किस्म की ख़तो किताबत के हक़ में नहीं है। पर मैं अपने तौर पे लगा रहा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो की लैब्स के लिए मिला जुला के तकरीबन 60,000 रुपया अगर फौरी तौर पे मिल जाए तो बच्चों को इम्तहानात के लिए अच्छे तरीके से तैयार कराया जा। मुझे एक उस्ताद ने जो उसी इलाके गए, उन्होंने कहा कि आप अगर नंबरदार फतेह मोहम्मद से बात करें तो मुझे यकीन है कि वो कॉलेज के लिए ज़रूर कुछ करेंगे, क्योंकि वो अक्सर कहते रहते हैं कि बच्चों की तालीम के लिए अगर मैं किसी काम आ सकूँ तो मुझे बताएं। मैंने ये बात एक और हमारे सीनियर प्रोफेसर हैं उनसे डिस्कस की। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल से बात करते हैं, तो कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं। प्रिंसिपल साहब से बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है, वो क्या करेंगे। मैंने कहा देख लेते हैं। कहते हैं मैं तो नहीं जाता, तो आप और अल्लाह बख्श चांडिया साहब
चले जाइए और देख लीजिए कि आप कुछ वहाँ से हासिल कर पाते हैं। हमने कहा ठीक। अगले दिन हम एक साथी उस्ताद की मोटरसाइकिल लेकर नंबरदार साहब के घर पहुंच गए। बेल देने पर अंदर से बड़े बड़े कुत्तों ने हमें शायद डांटा के भाग जाओ। ललिता चांडियो साहब भी घबरा गए। पर थोड़ी देर बाद बड़े गेट के अंदर लगा हुआ छोटा दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बरामद हुआ। हमने अपनी आमद की गर्ज़ो वायत बता दी। वो बोला आप इंतज़ार करें, मैं नंबरदार साहब से पूछ के आता हूँ। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद वो वापस आया और हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। मोटर बाइक हमने हवेली के बाहर ही खड़ी कर दी। वो लड़का हमें लिए एक बहुत बड़े मेहमान खाने में ले गए। आप तशरीफ रखें, नंबरदार साहब आते हैं। हम लोग बैठे। थोड़ी देर बाद नंबरदार साहब तशरीफ लाए। उनके साथ एक बड़ा स्मार्ट और हैंडसम नौजवान भी था। चोई साहब ने आकर हमें सलाम किया। हम भी एहतरामन उठ खड़े हुए। उन्होंने बताया कि नमाज पढ़ रहा था, इसलिए थोड़ी देर होगी। आप बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। चांडिया साहब ने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं ये सारी बात बताऊं। मैंने जब सारी बात नंबरदार साहब के गोशगुजार की तो उन्होंने कहा कि मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा था कि कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताएं। मैंने उनको बताया कि ये फौरी तौर पर चीज़ें दरकार हैं। नंबरदार साहब ने अपने साथ आए हुए नौजवान को कहा, बेटा मोहम्मदीन, तुम देखो कि हम इनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। बाद में पता चला कि नंबरदार साहब के फर्जंद आर्मी में मेजर के ओहदे पर फायद है और आजकल एक महीने की छुट्टी लेके गांव आए हुए हैं। असातिज़ा किराम की कमी के बारे में बताया तो
मेजर मोहम्मद दीन ने कहा कि हमारे हमसाया ममालिक के साथ कशीदा तलकात की वजह से यहाँ करीब ही एक फ़ौज का ब्रिगेड तैनात है। मैं एक आध दफ़ा उनसे मिलने भी गया हूँ। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अगर 2-3 माह के लिए अपने कुछ ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दें कि वो कुछ सब्जेक्ट्स में हमारे तालिब इल्मों की मदद कर दें। डिसाइड हुआ कि कल मैं साहब वहाँ पे जाके बातचीत करेंगे और फिर वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद हम लोग वहाँ पे जाकर बातचीत करेंगे। दूसरे दिन दोपहर को मेजर मोहम्मद दीन का ड्राइवर आया और उसने कहा कि मेरी बात हो गई है, कल इंशाल्लाह हम ब्रिगेड हेडक्वार्टर चलेंगे। ड्राइवर ने बताया कि मैं कल गाड़ी ले आऊँगा और आप 10-11 बजे तक तैयार रहिएगा। दूसरे दिन तकरीबन 10:30 बजे ड्राइवर डबल कैबिन लेकर आ गया। अब प्रिंसिपल साहब ने भी जाने की हामी भर ली। फिर मैं अल्लाह बख्श चांडियो और प्रिंसिपल साहब तीनों गाड़ी में बैठ गए और नंबरदार साहब की हवेली की तरफ रवाना हो गए। नंबरदार साहब की हवेली हमारे कॉलेज से कोई 10 मिनट के ड्राइव पे है। हम वहाँ पहुँचे तो मेजर साहब की पिजारो बाहर ही खड़ी थी। ड्राइवर ने मैं कहा कि अभी फौरी तौर पे चलना है, मेरे साहब आते ही हैं, इसलिए आप अपनी गाड़ी में ही तशरीफ रखें। तकरीबन 5 मिनट के बाद मेरे साहब आ गए। वो अपनी गाड़ी में बैठे। इतनी देर में कुछ लड़के कुछ क्रेट और टोकरियों में कुछ फ्रूट, सब्जियां और इस तरह की चीज़ें लेकर आ गए जो उन्होंने हमारी गाड़ी के पीछे रखी। ब्रिगेड ज़्यादा दूर नहीं था, हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए। उसके नज़दीक एक डिसयूज्ड रेलवे स्टेशन था, जहाँ गाड़ी तो नहीं रुकती थी, लेकिन वहाँ पे तकरीबन तमाम ऑफिस मौजूद थे जिन पे बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। उन्हीं के साथ 6-7 क्वार्टरों की एक कतार थी। रेलवे के 2 मुलाजमीन यहाँ पे सामान वगैरह की हिफाजत के लिए हमेशा तैनात रहते। ये क्वार्टर अब ब्रिगेड के ऑफिसर के लिए गालबन मुख्तार ले लिए गए थे।
हमारा इस्तकबाल एक स्मार्ट मेजर और एक कैप्टन ने किया। थोड़ी देर बाद वो मैं एक बड़े से खेमे में ले गया। वहाँ पे एक तरफ कुछ कुर्सियाँ लगी हुई थी और एक तरफ कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह पड़े थे। हम वहाँ बैठे ही थे कि एक कर्नल साहब तशरीफ लाए। उन्होंने हमें खुश आमदीद कहा और कहा कि कमांडर साहब बस चंद लोगों तक तशरीफ लाते हैं। कमांडर साहब तकरीबन 5 मिनट बाद एक कैप्टन के साथ कैमरे में दाखिल हुए। दुआ सलाम के बाद बैठ गए और कहा कि आप मुद्दा बयान करें, क्योंकि आजकल मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। हमने अपनी रिक्वेस्ट रखी तो बहुत खुश हुए। कहते हैं कि अगर यहाँ पे हम कुछ बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करने में मदद कर सकें तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उन्होंने कर्नल साहब को कहा कि आप देख लें कि कौन कौन लोग जाकर हफ्ते में कम से कम 3 दिन कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। मेजर मोहम्मद दीन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त और बाकी लाज़िमात मेरी जिम्मेदारी। फरीद साहब ने कहा नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। बहरहाल 2-3 दिन बाद 1-2 डॉक्टर समेत 6-7 अफसर कॉलेज में बाकायदगी से आना शुरू हुए। वो अल्टरनेटिव डेज पर आते, एक दिन आते और एक दिन ना आते। डॉक्टर ने बायोलॉजी का शोबा संभाल दिया, लेकिन साथ साथ वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के FSC के बच्चों को भी देखने लगे। बहरहाल इससे हमारी बहुत मदद हो गई। प्रिंसिपल साहब भी खुश थे। फिर एक दिन नंबरदार साहब की तरफ से हम सब असातिज़ा को खाने पे बुलाया गया। हम कॉलेज के औकात के बाद तैयार हुए। नंबरदार साहब की 2 गाड़ियाँ भी आ गईं, कुछ 2-3 मोटर बाइक्स हमारे साथी टीचर्स के भी थे। तो हम तकरीबन 2:30-3 बजे नंबरदार साहब की हवेली में पहुंचे। हमारे खाने का बहुत ही ज़्यादा पुरतयश इंतज़ाम किया गया था। आप गोश्त की कोई डिश सोचें मौजूद थी।
मौसमी फ्रूट जितने थे वो मौजूद थे। मुख्तलिफ परिंदों का गोश्त भी मौजूद था। हम सब ने दिल भर के खाया। उसके बाद कहवे का दौर चला। कहवा पीने के बाद नंबरदार साहब कहने लगे कि चलें, इतना खाना खाया हुआ है, थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। हम लोग भी तैयार हो गए, लेकिन घूमने फिरने से मुराद हम तो समझे थे कि कोई चहलकदमी होगी, लेकिन हमें बाहर गाड़ियों में बैठा दिया गया और गाड़ियाँ शहर की तरफ रवाना हो गई। शहर की तरफ जाते हुए हमें लग रहा था कि ये शहर शायद बुलंदी पर वाक़ है, क्योंकि सड़क मुसलसल ऊंचाई की तरफ जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े दो नाले थे जो शायद पूरे शहर का सीवरेज इधर लेकर आते थे। वहाँ पे थोड़ी देर के लिए नंबरदार साहब ने गाड़ियाँ रोकी और हमें कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे लोग फसलों और सब्जियों को ये गंदा पानी देते हैं। हमें लेकर नंबरदार साहब उस डेरे पर गए जो नज़दीक ही था। बाहर चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे। हम भी गए, उन्होंने बड़ी आओ भगत की, हम लोग भी बैठ गए। इंकशाफ ये हुआ कि ये जो ज़मींदार हैं ये अपने बहुत बड़े रकबे को सीवरेज के गंदे पानी से सैराब करते हैं, जिसमें सब्जियां, फल, फसलें, हर चीज़ शामिल। नंबरदार साहब ने उनके एक साथी से कहा, तो फिर आपका इरादा नहीं बना ट्यूबवेल लगवाने का? और छोड़े नंबरदार साहब, जब मुफ्त में इतना अच्छे तरीके से पानी मिल रहा है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम डीजल भी खर्च करें। और यहाँ पे ट्यूबवेल भी बनवाएं। नंबरदार साहब ने कहा कि आपको पता नहीं, इससे सब्जियां जहरीली हो जाती हैं। और नहीं जहरीली होती हैं नंबरदार साहब। हम जब छोटे होते थे तो जानवरों का गोबर, सूखे पत्ते और इवन इंसानी फुजला भी खाद के तौर पे अपनी फसलों में यूज़ करते थे या नहीं करते थे नंबरदार साहब। नंबरदार साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि आजकल सीवरेज में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं
जिनमें तेज़ाब और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो पहले नहीं होती थी। तो इससे सब्जियों पे बुरा असर पड़ता है और जो खाता है उसके सेहत भी शदीद मुतासर होती है। बहरहाल उनको समझाना लासल था। थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आए। चौधरी साहब कहते हैं चलें वापस चलते हैं, मेरा तो जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मेरा दिल खराब हो जाता है। बहरहाल हम लोग वापस आए। नंबरदार साहब अपनी हवेली चले गए, हम लोग कॉलेज पहुँच गए। आज इतने दिनों बाद इतना लविश खाना खाया था कि ऐसी गनूदगी चढ़ी कि हम लोग लंबी तान रस हो गए। मुझे भी नंबरदार साहब की तरह बहुत अफसोस हुआ। बहरहाल अब हमने सारी तवज्जो बच्चों के इम्तहानों की तैयारियों पे लगा दी, लेकिन मेरे दिमाग से ये चीज़ नहीं निकल रही थी कि लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं। बहरहाल हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से जब इम्तहान दे बैठे तो उसके बाद 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां कर दी गई। यहाँ पे दूर दराज होने की वजह से हमें ये ऑप्शन दी गई कि या तो हम 2 महीने की छुट्टियां करें और अल्टरनेटिव ईयर पे करें, और या हम 1 महीने की छुट्टी करें और हर साल करें। मैंने सोचा इस दफ़ा तो 2 महीने की छुट्टी करते हैं, अगले साल देखा जाएगा। मैं 2 महीनों की छुट्टियां लेकर अपने आबाई शहर रवाना हो गया। रास्ते में जो तहसील थी उसमें मेरे नाना मरहूम का घर था। मेरा दिल किया कि मैं रास्ते में अपने रिश्तेदारों से मिलता जाऊं। बस रात को बहुत देर से वहाँ पहुंची, लेकिन वो क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर था तो काफ़ी बड़ा बसों का अड्डा था, काफ़ी ढाबे थे, फ्रूट की दुकानें। मैं भी एक ढाबे पे बैठ गया और नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। पिछले दिन की अखबार पढ़ी थी, उसकी बरकरदानी करना। दावों में 2 चीज़ें बहुत मज़ेदार होती हैं, एक माश की दाल और एक अगर सीज़न हो तो भिंडी गोश्त। खैर होटल में दोनों चीज़ें अवेलेबल थी, मैंने भिंडी गोश्त को तरजीह दी। फिर मैं तकरीबन सुबह 8-9 बजे तक वहीं होटल पे बैठा था। उसके बाद मैं उठा और चिंची को अपने एक खालाजाद भाई के घर का एड्रेस दिया और तकरीबन 20 मिनट बाद में अपने खालाजाद भाई के घर पहुंच गया। खालाजाद भाई मुकामी कॉलेज में
उर्दू के लेक्चरर थे। लेकिन आज क्योंकि वीकेंड भी था, छुट्टी भी थी, इसलिए वो घर पर मौजूद थे। मैं अपने कज़न के घर पहुंचा तो उन्होंने बगैर इतला के आने पे गुस्सा भी किया, लेकिन खुशी का इजहार भी किया। बहुत पुरतपाक तरीके से मिले। खाला जी भी बहुत खुश हुई, लेकिन उन्हें गुस्सा आया कि मैंने नाश्ता होटल से क्यों किया। बहरहाल इसका बदला उन्होंने यूँ लिया कि दिन को उन्होंने बहुत मज़ेदार पुलाव और कौरमा और इस तरह की बहुत सारी डिशेस बना दी। दिन को खाना शाना खाने के बाद कुछ देर के लिए हम लोग आराम करने लगे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे, इसमें बाहर जाना भी मुमकिन नहीं था। दोपहर को हम लोग उठे, चाय पी और फिर प्रोग्राम बनाया कि बाहर का जरा चक्कर लगाते हैं। हुमायूं माशाल्लाह बहुत काबिल उस्ताद है। उसके 2 बच्चे हैं और दोनों माशाल्लाह बेहद ज़हीन है। उसकी मिसेज भी एक बहुत अच्छी खातून है। दोपहर के बाद मैं और हुमायूं बाहर घूमने फिरने के लिए निकले तो हुमायूं ने अपनी एयर गन उठा ली। मैंने कहा यही चीज़। कहता है आपके लिए कुछ कार वगैरह करेंगे, शाम को आपको कुछ मज़ेदार बना हुआ गोश्त खिलाते हैं। मैंने कहा यार इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जिद करके राइफल साथ ले आए। हमारे गांव के पास से बिजली के बहुत बड़े बड़े खंभों की 3 लाइनें गुजरती हैं। ये शायद मंगला डैम से पिंडी की तरफ बिजली की सप्लाई के लिए है। लेकिन इनका जिक्र यूँ आया कि जब हम लोग बचपन में यहाँ पे आते थे तो इसकी तारों पे सैकड़ों की तादाद में फाख्ताएँ, जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कुगी कहते हैं, वो होती हैं और हर तरफ गुगू खू, यूसुफ खू की आवाज़ें सुनाई देती। अब मैं ये देख के हैरान रह गया कि कहीं दूर दूर तक किसी फाख्ता का नामो निशान भी नहीं था। मैंने माइयों से कहा यार ये क्या? कहता भाईजान जब से 1200 रुपये की एयर गन लोगों ने लेनी शुरू की थी, उसके बाद उनका यही एक मशगला था और फाख्ता तो ऑलमोस्ट समझे इंस्टिंक्ट होने लगी है। मैंने कहा लेकिन फिर आप भी? कहता मैं तो सिर्फ आपका एक पुरानी याद ताज़ा करने के लिए कर रहा था, वरना मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं रहा। बल हम आगे सब्जियों के बागात की तरफ निकल गए। माया मुझे एक मखसूस बाग में ले गया। कहता है कि यहाँ के साफ पानी से सब्जियां उगाई जाती हैं।
बाकी तकरीबन जितने यहाँ पे बागात हैं सब्जियों के खेत, उनमें सीवरेज का पानी यूज होता है। तो लोग ज़्यादातर यहाँ से ही चचा मुराद दिन के खेत से ही सब्जियाँ खरीदते हैं। हमने वहाँ से 2-4 सब्जियाँ ली और आगे चल पड़े। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने मुझे से कहा, यहाँ पे एक साफ पानी की नदी गुजरा करती है। कहता जी ये आपको दिखाते हैं। वो शायद तंजिया बात कर रहा था। थोड़ी दूर आगे जाके एक गलाजत से भरा हुआ नाला नजर आया। कहने लगा, हम तो जवार भाई, ये आपकी नदी है विच हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ सीवरेज नाला। मेरा दिल मुकम्मल तौर पे उदास हो गया, जैसे कुछ डिप्रेशन था। मैंने कहा मायूं बेट, चलो घर वापस चलते हैं। हम थोड़ी देर में ही घर वापस पहुंच गए। रात को खाला जी ने दोबारा बड़ा अच्छा खाना तैयार किया। और मैं जो बाजार से आते हुए उनके लिए मुख्तलिफ फ्रूट और सब्जियां लेकर आया था। उनमें से फ्रूट तो उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन सब्जियां क्योंकि यहाँ की लोकल हैं तो शायद ये उस तरह सही ना हो। मगर अगले दिन शाम को मैंने वापसी का इरादा जाहिर किया। खाला कहने लगी, इतने सालों बाद आए हो तो 4 दिन रहो। मैंने तबीयत की नासाजी का बहाना किया। बहरहाल अगले दिन शाम को मैं अपने घर रवाना हो गया। ये नौकरी के बाद मेरी पहली छुट्टी थी, इसलिए कई माह की तनख्वाह भी मेरे पास थी। मैं घर पहुंचा तो माँ जी बहुत खुश हुई, मुझे माथे पे प्यार किया और नौकरी कब हुई? मैंने कहा बहुत अच्छा है, खुश हूँ। मैंने सोचा ये तनख्वाह पहली माँ जी की झोली में डालता हूँ। मैंने सारे पैसे निकाले और माँ जी की तरफ बढ़ा दिया। माँ जी निहाल हो गई, दोबारा मेरे सर पे प्यार किया। कहती हैं, बेटा हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसा अपने पास रखिए। मैंने कहा ये पैसे भी तो आपके हैं। माँ जी खुश हो गई। मैं थोड़ा लेट ही आया था, इसलिए अम्मी जान ने जल्दी जल्दी मेरे लिए मेरे पसंदीदा पराठे बनाए और सालन के साथ मैंने खाए।
रात में आराम से सोया। इतने दिनों बाद मैं घर आया था। भाइयों से भी थोड़ी थोड़ी देर मुलाकात हुई। मैंने कहा कल दिन को ही मुलाकात करेंगे। लेकिन पता नहीं जो चीज़ें मैं देख के आया था वो मेरे दिमाग से हट नहीं रही। सुबह अम्मी जान ने जगाया। नाश्ता करने के बाद मैंने एक दो मैगज़ीन जो पढ़े हुए थे उनकी वर्क करवानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद मेरे दिल में न जाने क्या आई कि मैं सहन में आके उस कौवे को देखने लगा जो मेरे घर के नज़दीकी कब्रिस्तान में एक बड़े दरख्त पे बैठा हुआ थोड़ी थोड़ी देर बाद काएं काएं कर रहा था। थोड़ी देर उसको देखने के बाद मैं वापस आ गया। मैंने कहा अम्मी जान आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो शाम के टाइम पे कौवों और तोतों के गोल मशरक से मगरब की समझ जाते थे। क्या वो अब भी ऐसे ही जाते हैं? माँ जी अजीब तरह से मुस्कुराई। कहते हैं नहीं बेटा, एक ज़माना हुआ है, कभी कोई एक आध कौवा जैसे अभी ये बोल रहा है, वरना यहाँ पे इस तरह की चीज़ें अब अनका हो गई हैं। फिर मुझे याद आया कि हम भी बचपन से अपने घर के नज़दीकी सब्जियों के खेत से जो सब्जियां लेते रहे हैं वो भी सीवरेज के पानी से ही खराब होती थी। मुझे याद आया कि वो साहब जो ज़मींदार थे उन्होंने रेलवे के एक सीवरेज नाले को डाइवर्ट करके अपने खेतों की तरफ ले गए थे और वहाँ पे एक उन्होंने राट बना दिया था। हालांकि वो आराम से अगर खुदाई करते तो साफ पानी का कुआं भी बन सकता था, लेकिन उन्होंने थोड़ी बचत के लिए। और मुझे अब याद आया कि हम बचपन सारा इस गलादत भरी सब्जियां खाते रहे, जिसकी वजह से अक्सर किसी न किसी का पेट खराब रहता था। मैंने माँ जी को ये बात कही। कहती हाँ बेटा पता है, लेकिन मजबूरी थी उस ज़माने में। लेकिन एक बात थी कि उस ज़माने में सीवरेज में शायद तेज़ाब और इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा मिक्सचर नहीं होता था, शायद कम नुकसान हुआ। मैंने कहा माँ जी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बहरहाल मैं छुट्टियों को ख़राब नहीं करना चाहता था। सर्दियों की अगर छुट्टियां होती तो मेरा भाई अहमद और मैं मटर गश्त के लिए दिन को सफारी पार्क की तरफ चले जाया करते थे। लेकिन इतनी शदीद गर्मी में ये बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं इशा के टाइम पे छत पे चला जाता और इर्द गिर्द के नज़ारे लेता। कभी आसमान पे चांद और तारे।
माँ जी ने बताया कि ना सिर्फ चरिंद परिंद बल्कि जो छोटे मोटे यहाँ पे लेजर्ड वगैरह भी थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे करीबी कटी पटी ज़मीन में नेवले और एक छोटे से मगरमच्छ की तरह का एक जानवर जिसे यूरोमेस्टिक कहते हैं वो बहुत यहाँ पे होता था, वो भी ख़त्म हो गए। इन जानवरों का फ़ायदा था या नहीं था, लेकिन वो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा तो थे। अगले दिन मैं यूं ही टीवी स्कैन कर रहा था, तो कोई प्रोग्राम चल रहा था, इसमें बताया गया है कि टीवी के कुछ लोगों ने यूरिया से दूध बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और उनको पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इस नए इंकशाफ पे मेरा दिल बहुत खराब हुआ। या इलाही, कोई इसकी इंतहा भी है या नहीं। मैंने माँ जी को ये बात कही। माँ जी कहते हैं इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हो रही हैं। पिछले दिनों कुछ कसाई पकड़े गए जो गधे का और कुत्तों का गोश्त फरोख्त करते थे। फिर ये लोग भैंसों को दूध ज़्यादा करने के लिए ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं जो बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। माँ जी भी ये चीज़ें पढ़ती थी और उदास रहती। उसके अलावा माँ जी ने कहा कि मैं मुख्तलिफ मज़ामीन वगैरह पढ़ती रहती हूँ। तो जो पोल्ट्री फार्म के मुर्गों की यहाँ पे अफजाई होती है वो भी किसी बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक नहीं होती। उनको जल्दी बड़ा करने के लिए गलत दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे वो जल्दी बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें कुछ ग़िज़ाइयत नहीं होती और ज़्यादा नुकसान ही होता है। मैंने कहा माँ जी और बताइए कहाँ कहाँ पे हम खामोश खुदकुशी कर रहे हैं। माँ जी कहने लगी परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। मैंने कहा माँ जी यही तो बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरा काम होते हुए देखो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो ज़ुबान से बुरा भला कहो, और ज़ुबान से ही बुरा भला ना कह सको तो दिल में बुरा को ईमान का कमज़ोर दर्जा है। तो माँ जी हम कहाँ बैठे। माँ जी कहते इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप बताओ हम क्या कर सकते। फिर माँ जी ने बताया कि कुछ दिनों पहले ये बताया गया था कि जंगलों की बेदरेक कटाई की वजह से माहौलियाती सिस्टम बिगड़ गया है। अब यहाँ पे
बारिशें नहीं होती थी, वहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और जिससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े बड़े जो साफ पानी के नाले थे, उनमें भी हाउसिंग सोसाइटियों ने अपने सीवरेज को डंप करना शुरू कर दिया। तुम्हें याद है यहाँ पे कुरंग नाला होता था जहाँ, जिसमें हमारे मोहल्ले के कई लड़के भी मछलियाँ पकड़ने जाते थे। मैंने कहा हाँ जी, मुझे याद है। छोटा भाई खालिद भी शायद जाया करता था। माँ जी ने अस्बाब में सारे याद। कहते हैं वहाँ पे करीब एक हाउसिंग सोसाइटी बनी है इसी नाले के नाम पे, और उन्होंने अपना सीवरेज कुरंग नाले के अंदर डाल दिया। अब वहाँ पे मछलियाँ नहीं होती, गंदगी और गुलाबती होती है। जैसे तैसे करके छुट्टियाँ गुजरी। मैं बल्कि छुट्टियाँ ख़त्म होने से हफ्ता भर पहले ही कॉलेज की तरफ रवाना हो गया। यहाँ मैं एक आपको ज़मीनी बात बताना भूल गया। तकरीबन 1 महीना पहले हमारे मेजर मोहम्मद नईम साहब की तरफ से आमों का बहुत बड़ा तोहफा मेरी तरफ भिजवाया गया, जिसमें कई इकसाम के आमों के क्रेट थे। इतने ज़्यादा आम देखकर मैंने मेजर साहब को फ़ोन किया, उनसे गिला किया कि ये तो बहुत, कहते हैं नहीं, ये आपके लिए हैं, आप खुद भी खाएं और अपने अहबाब को भी दें। पर मैं दोबारा कॉलेज पहुंचा, लेकिन मेरा दिल बहुत उदास था। दूसरे तीसरे दिन मेरे दिल में न जाने क्या समाई कि मैं नंबरदार साहब से मिलने चला गया। मेजर साहब अपनी ड्यूटी पर वापस जा चुके थे। नंबरदार साहब मुझे बहुत पुरतपाक तरीके से मिले। कहने लगे, बेटा आप कुछ उदास लग रहे। मैंने कहा, नंबरदार साहब मैं वाकई उदास हूँ। मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन का मरीज बनता जा रहा हूँ। खुदा खैर करे, ऐसी बातें नहीं करते। चलो, वो मुझे अपने बड़े से मेहमान खाने में ले गए। कहते हैं चलो मुझे बताओ क्या बात हुई। मैंने इधर से जाने के बाद के सारे वाक़यात तफसीलन नंबरदार साहब के गोशगुजार किए। मुझे उनके मुंह पर भी परेशानी झलकती नजर आई।
मुझे कहने लगे, अब्दुल जब्बार बेटा, ये सब कुछ ऐसे ही सही नहीं हो सकता। हमारे रियासती इदारे जिनका ये काम है, वो भी चंद टकों की खातिर अक्सर इस तरह के मामला से सरफ नज़र कर लेते हैं। मैंने कहा, नंबरदार साहब, ये हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है। ये ज़मीन भी हमारी माँ जैसी है। इसको इस तरह बर्बाद होते हुए देख के दिल बहुत जलता है। तो क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? मैंने कहा, बुराई को हाथ से रोकने की कोशिश। बेटा, 25 करोड़ के इस मुल्क में, जहाँ पे हजारों या लाखों लोग गलत काम में मसरूफ हैं, तुम किस तरह बेहतरी ला सकते हो? मैंने कहा, नंबरदार साहब, मैंने बहुत इस पर सोचा है। हम छोटे पैमाने पर शुरू कर लेते हैं। चंद दोस्त मिलके छोटी छोटी जगहों पे बुराइयों को रोकते हैं। नंबरदार साहब शायद मेरी बात समझ गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दो, मैं कुछ अपने